हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी व्याकरण, जिसमें आज के इस वीडियो में हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे, क्योंकि व्याकरण खंड का जो पहला स्तंभ होता है वह संज्ञा ही होता है। यदि आप संज्ञा के बारे में बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो व्याकरण आपको आगे धीरे धीरे आसान लगने लगेगा और संज्ञा से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यदि आपके एग्जाम में संज्ञा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे और आपको संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ और जानकारी दे दें कि जितना जरूरी आपका जो किताब वाला खंड रहता है, किताब वाला सेक्शन रहता है, उससे कहीं अधिक जरूरी आपका व्याकरण खंड रहता है, क्योंकि व्याकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप व्याकरण को अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से समझें, ताकि व्याकरण से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटे। और किताब से जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर बता चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे और संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से हम बताएंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा को विशेषण में कैसे बदलते हैं, संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे और बताएंगे कि संज्ञा से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, और उसके पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, यानी कि संज्ञा का परिभाषा आपको देना है वह भी उदाहरण सहित। तो हम लोग नीचे देखेंगे संज्ञा की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे संज्ञा से संबंधित ही। और इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं या फिर आप 10th और 12th के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का नोट्स चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, उस ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको 10वीं कक्षा के हर एक विषय के सभी चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आपको नोट्स मिल जाएगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर के बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और इसके अलावा वहां पर आपको मॉडल सेट की भी सुविधा दिया गया है। और इसके अलावा आप बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड करना हो या फिर बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो, सारे कुछ की जानकारी आपको उस ऐप के माध्यम से मिलते रहेगा। आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उस ऐप के द्वारा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित। तो चलिए संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो या फिर भाव, सभी चीज को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वास्तव में संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। ठीक है, मतलब दुनिया में किसी प्रकार का कोई भी हम नाम ले रहे हैं वह संज्ञा ही कहलाता है। अर्थात संक्षेप में यदि हम लोग कहें तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यह नाम व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी जाति का भी हो सकता है, द्रव्य का भी हो सकता है, स्थान का भी नाम हो सकता है, गुण का भी नाम हो सकता है, धर्म का भी नाम हो सकता है। मतलब दुनिया में किसी भी चीज का आप नाम ले लीजिए, सभी कुछ संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो हम लोग संज्ञा का परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण में आप दे सकते हैं, मोहन हो गया, करीम हो गया, झील हो गया, गीता हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, पत्थर हो गया, सेना, लड़कपन, बुढ़ापा। मतलब दुनिया में आप किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, सारे संज्ञा ही कहलाएंगे। तो संज्ञा का आपको उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, आपके मन में जो कुछ भी आता है आप लिख दीजिए, सभी कुछ संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो संज्ञा के परिभाषा और उदाहरण को आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सोदाहरण लिखिए। देखिए, सोदाहरण कहने का मतलब होता है कि पहले तो आपको संज्ञा का भेद लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको उदाहरण लिखना पड़ेगा। तो सोदाहरण कहने का मतलब होता है परिभाषा प्लस उदाहरण, उदाहरण के साथ मतलब सोदाहरण। तो देखिए, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि जातिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, समूहवाचक क्या है और द्रव्यवाचक क्या है। तो देखिए, जातिवाचक कहने का मतलब हुआ कि इससे जाति भर का बोध होता है। यदि दुनिया में, संसार में, धरती पर जितने प्रकार के भी जाति हैं, सारे जाति का यदि बोध हो रहा है तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति कहने का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि कोई भूमियार हो गया, कोई मोची हो गया, कोई सुनार हो गया, कोई लोहार हो गया, इस प्रकार का कोई बढ़ई हो गया, यह जाति नहीं होता है। जाति कहने का मतलब हो गया लड़का, लड़की, औरत, मर्द, आदमी, गाय, बैल, कलम, फूल, इस प्रकार का जाति, जिससे कि किसी खास जाति का बोध हो रहा है। जो आदमी वाला आपस में जो आप लोग जाति में बांट लेते हैं वो वाला जाति नहीं। जाति कहने का मतलब हो गया कि जिससे जाति भर का बोध होता है, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, औरत हो गया, मर्द हो गया, आदमी हो गया, गाय हो गया, इस प्रकार के जाति की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब हुआ कि जिससे जाति भर का बोध होता है। अब देखिए, दूसरा कहने होता है संज्ञा कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, संज्ञा के दूसरा प्रकार हम आपको बताए व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है जिससे किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु और किसी खास स्थान, जिसको जगह भी बोलते हैं, तो खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान, जगह आदि का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, रहीम हो गया। जैसे देखिए, राम हम बोल रहे हैं तो किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, रहीम बोल रहे हैं तो किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं दिल्ली तो खास जगह का बोध हो गया, अगर हम बोल रहे हैं बनारस तो खास जगह का बोध हो गया, अगर मुंबई बोल रहे हैं तो खास जगह का बोध हो गया, अगर बोल रहे हैं सूर्य, चांद, इस प्रकार से यदि किसी खास चीज का बोध हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर किसी जाति का बोध हो तो जातिवाचक, और किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक। अब आगे देखिए, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में होता है क्या कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण का यदि बोध हो रहा है, उसके दोष का बोध हो रहा है, उसके स्वभाव का यदि बोध हो रहा है, अवस्था का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखिए, गुण कहने का मतलब क्या हो जाता है? अगर कोई आदमी ईमानदार है तो उसका यह गुण है। उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छाई, बुराई, भलाई। तो यह जितने सारे भी उदाहरण हैं, या तो वह गुण होगा, या तो वह दोष होगा, या तो स्वभाव होगा, या तो अवस्था का बोध होगा। तो भाववाचक संज्ञा का परिभाषा यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो रहा है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण में आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, अच्छाई हो गया, राष्ट्रीयता हो गया, सरलता हो गया, दीनता हो गया, वीरता हो गया, एकता, सारे कुछ जो होते हैं जिससे भाव का बोध हो रहा है वह सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में इसे मत लिखिए। आपको हम अभी बताए कि नोट्स आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। आप जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सुबह, शाम, दोपहर, जिस टाइम भी आपको मौका मिले आप अपना मोबाइल खोलिए और आराम से याद करने लग जाइए। देखिए, अगर लिखिएगा तो आप कॉपी तो आप हर एक समय साथ नहीं लेकर के चलते हैं, लेकिन मोबाइल तो आप हर एक समय साथ लेकर के चलते हैं ना। इसलिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जब आपका मन करे, जब आपका दिल चाहे, तब आप निकाल करके उसे देख लीजिए एक बार। आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला नंबर देखेंगे। पहला तो हम लोग देख लिए जातिवाचक, उसके बाद देख लिए व्यक्तिवाचक, उसके बाद देख लिए भाववाचक। अब चलिए, अगला है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, समूह कहने का मतलब होता है भीड़ भाड़, जहां पर समूह रहे। समूह कहने का मतलब होता है बहुत सारा। तो जिससे हम लोग किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तुओं के समूह का बोध हो रहा है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? जिससे या फिर इससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि संज्ञा का वैसा रूप जिससे किसी भी समूह का बोध हो रहा है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो रहा है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, वर्ग। वर्ग कहने का मतलब होता है क्लास। जैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो वहाँ एक ही कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थियों का समूह रहता है, तो वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। गुच्छा हो गया, जैसे चाबी का
गुच्छा हो गया, तो चाबी के गुच्छा में यानी कि एक गुच्छा में बहुत सारे चाबी रहते हैं, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आ जाएगा। सभा हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, जैसे एक ही परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। इसी प्रकार से जिससे भी समूह का बोध हो रहा है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद 5वां नंबर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया का कोई भी वस्तु जिसे नापा जाए या फिर तौला जाए, ठीक है, आप लोग किसी भी चीज को नापते हैं या फिर तौलते हैं, तो दुनिया का कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी द्रव्य या वस्तु जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या चीज़ हम लोग नाप सकते हैं और क्या क्या चीज़ हम लोग तौल सकते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, मतलब दुनिया का कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी वस्तु जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप संज्ञा और संज्ञा के पांचों भेद के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से आप जान गए होंगे। हम एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। सभी के बारे में हम आपको विस्तार से यहाँ पर बता चुके। अब देखिए, अलग अलग करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हो सकता है कि पूछ दे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में है, तो हम अभी ऊपर में आपको बताए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे हो गया तुलसीदास, गंगा, पटना, राम, हिमालय, यह सभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तियों के नाम हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अब आपको देखिए यहाँ पर से विस्तार से समझ में आएगा कि किसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि किसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, किसे समूहवाचक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्यक्तियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश हो गया, राम हो गया, तुलसीदास हो गया, वाल्मीकि हो गया, सारे व्यक्तियों के नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर नदियों के नाम, ठीक है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरयू हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, सारे नदी के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके अलावा जो झीलों का नाम हो जाता है, सारे झीलों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पहाड़ों के नाम, जैसे विंध्याचल पर्वत हो जाता है, हिमालय पर्वत हो जाता है, आल्प्स पर्वत हो जाता है, सारे पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। गांव के नाम, गांव का भी जो नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। अगर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देना है तो आप अपने गांव का भी नाम दे सकते हैं, कोई बड़ा शहर का भी नाम दे सकते हैं, पटना, रांची, जमशेदपुर, किसी का भी नाम दे सकते हैं, सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा सड़कों के नाम, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम, जैसे हो गया अशोक राजपथ जो कि पटना में है, तो अशोक राजपथ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा आप किसी भी दुकान का भी नाम दे दीजिए, सारे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए, महादेशों के नाम जो हो जाता है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। देशों के नाम, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, सारे देश का नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आपको बता चुके हैं किसी खास व्यक्ति या फिर स्थान का बोध हो, ठीक है, या फिर किसी वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग लेकिन किसी खास होना जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि समूह का हम नाम ले लिए, उसका किसी खास होना चाहिए। उसी प्रकार से राज्यों का नाम हो गया बिहार, यूपी, एमपी, किसी भी राज्य का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा पुस्तकों का नाम, जैसे रामचरितमानस जिसको रामायण बोलते हैं, सूरसागर, इस मतलब जितने सारे भी किताब के नाम हो जाएंगे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा देखिए, पत्र पत्रिकाओं के नाम हो जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम पर आते हैं। उसके अलावा जो भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, ऐतिहासिक घटना होता है, वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बाल दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो जाता है, स्वतंत्रता दिवस हो जाता है, सारे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके अलावा ग्रह नक्षत्रों के नाम, देखिए हम आपको इतना विस्तार से इसलिए बताते हैं कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा ही। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सूर्य कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। अब आप लोग सोच
सोचते रह जाइएगा। आपसे पूछ देगा कि जनवरी कौन से संज्ञा का उदाहरण है, आपसे पूछ देगा कि मंगलवार कौन से संज्ञा का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको इतना विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए महीनों का नाम और दिन का नाम, जैसे आश्विन, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, हिंदी महीना हो या फिर अंग्रेजी महीना हो, दोनों आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और उसके अलावा दिनों के जो नाम हो जाता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से चीज आएंगे। हम आशा करते हैं कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण बताइए। जिस प्रकार से हम आपको व्यक्तिवाचक में बताए उसी प्रकार से आप जातिवाचक में देख लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसके अंतर्गत में क्या क्या आएंगे। तो देखिए जातिवाचक में हम आपको बताए कि जातिवाचक संज्ञा दुनिया का किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है, कोई भी वस्तु रहे या फिर कोई भी प्राणी रहे, कोई भी जीव जंतु रहे, उसके यदि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, सिर्फ एक जाति का नहीं, एक प्राणी का नहीं, बल्कि दुनिया में संसार में जितने सारे भी प्रजाति हैं उसके संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए यदि हम लोग गाय कह रहे हैं तो ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ हमारे यहाँ जो गाय है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, नहीं, गाय कहने का मतलब हो गया कि दुनिया में सारे गाय। ठीक है, तो गाय एक जाति हो गया। अगर हम लोग गाय बोलेंगे तो दुनिया के सारे गाय का बोध होगा। उसके अलावा नदी हम लोग बोलेंगे तो दुनिया के सारे नदी का बोध होगा। पहाड़ बोलेंगे तो धरती पर जितने सारे भी पहाड़ हैं सारे का बोध हो रहा है। तो उसी प्रकार से यदि किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको गाय का उदाहरण दिए कि गाय किसी एक गाय को नहीं कहते अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रस्तुत होता है, यानी कि एक गाय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जाति के लिए। उसी प्रकार से देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहला देखिए पशु पक्षियों के नाम और कीट पतंगों के नाम। ठीक है, जैसे खटमल हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, चील हो गया, मैना हो गया, कौवा हो गया। अब दुनिया के किसी भी पशु पक्षी का नाम ले लीजिए, सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा फूलों के नाम हो जाता है, फलों के नाम हो जाता है और सब्जियों के नाम सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आप फलों के नाम में कुछ भी ले लीजिए, फूलों के नाम में कुछ भी ले लीजिए, सब्जी के नाम में आप कुछ भी ले लीजिए, आम, केला, परवल, पालक, बैगन, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, साग सब्जी, फूल फल, कुछ भी का नाम ले लीजिए, सभी कुछ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। उसके अलावा देखिए पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि का जो सामान होता है वो वह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, जूता हो गया, तकिया हो गया, सभी कुछ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा देखिए अन्न हो गया, मसाला हो गया, मिठाई हो गया और आदि जितने सारे भी पदार्थ हो जाते हैं अन्न, मसाले, मिठाई में सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे गेहूँ, चावल, जलेबी, रसगुल्ला, यह सभी कुछ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जातिवाचक में सबसे पहले पशु पक्षी का नाम, फूलों फलों और सब्जियों का नाम, पहनने, ओढ़ने और बिछाने वाले चीज़ों का नाम और उसके अलावा अन्न, मसाले, मिठाई आदि वाले जितने सारे भी पदार्थ हैं सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर के स्पष्ट करिए। तो अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा के बारे में हम आपको ऊपर भी बताए कि भाववाचक संज्ञा हम लोग कहते किसे हैं, तो किसी भी व्यक्ति या फिर पदार्थों के धर्म या गुण का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब धर्म या फिर गुण कहने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे देखिए गुण कहने का मतलब हो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वह आदमी अच्छा है तो उसके गुण के बारे में हम लोग बखान कर रहे हैं कि वह आदमी अच्छा है। जैसे हम लोग बोल दिए कि राम ईमानदार है तो राम के गुण का बोध हो रहा है कि वह ईमानदार है। सुनील बेईमान है तो सुनील के यहाँ पर दोष के बारे में बात हो रहा है, या फिर गुण हो गया या फिर दोष हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के या फिर पदार्थ के गुण या फिर दोष या फिर धर्म का बोध हो रहा है तो उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे, तो पहला रखेंगे गुण, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण हो गया, भाव हो गया, अवस्था हो गया, माप हो गया, क्रिया हो गया, गति हो गया, स्वाद हो गया। जैसे
अगर अवस्था की बात करें तो जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, यह सारे अवस्था होते हैं मानव जाति के। उसी प्रकार से यदि हम लोग गति की बात करें तो फुर्ती हो गया, वह आदमी में फुर्ती है, सुनील बहुत फुर्ती से यह काम करता है। सुस्ती हो गया, वह बहुत सुस्त है। इन सभी चीज़ों के स्वाद में जैसे देखिए, स्वाद हो गया वह तीता है, मीठा है, इस प्रकार का जो स्वाद हो जाता है सभी कुछ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको इतना उदाहरण नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किसी भी चीज़ का गुण हो गया, भाव हो गया, अवस्था हो गया, माप हो गया, क्रिया हो गया, गति हो गया, स्वाद हो गया, सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब अभी हम आपको बताएं कि जिससे किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर पदार्थ का समूह का बोध होता है। ठीक है, तो यदि समूह का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना, क्योंकि सेना कभी अकेले नहीं चलता है। सेना कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारा फौज, इसलिए यह जितने सारे भी चीज हो गए सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का यानी कि समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, यह जो शब्द हो जाता है जैसे झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, गिरोह हो गया, सेना हो गया, यह किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराता है बल्कि यह पूरे दल यानी कि झुंड का बोध कराता है, इसलिए इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाएंगे। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि दुनिया में जितने सारे भी चीज हो जाते हैं जो समूह के अंतर्गत आते हैं, जो झुंड के अंतर्गत आते हैं, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। और सबसे लास्ट में आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का क्या मतलब हुआ? तो द्रव्यवाचक में भी हम आपको बताए कि जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, पीतल, पानी, दूध, कुछ भी चीज को हम लोग नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। ठीक है, यदि आप सोना का एक टुकड़ा भी ले लेते हैं तो वह भी सोना कहलाएगा, और यदि बहुत बड़ा सोना ले लेते हैं तो वह भी सोना ही कहलाएगा। एक बूंद घी भी घी है, और यदि एक डिब्बा भी घी ले लेते हैं तो वह भी घी कहलाता है। ठीक है, यदि एक बूंद भी आप घी लेते हैं तो वह भी घी कहलाएगा, और यदि 5 किलो घी ले लेते हैं, 2 किलो घी ले लेते हैं तो वह भी घी ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका नाम बदल जाएगा। इसलिए इसका सबसे बड़ा विशेषता यह है कि इसके अंश और जो पर्याप्त, ठीक है, अंश कहने का मतलब थोड़ा और पर्याप्त कहने का मतलब बहुत अधिक, ठीक है, दोनों कहने का मतलब एक ही यहाँ पर होगा। और इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ, ठीक है, यदि कोई भी पदार्थ का निर्माण यदि द्रव्यवाचक संज्ञा से हो रहा है तो जैसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जो हो जाएगा वह जातिवाचक संज्ञा कहलाने लगेगा। जब तक वह द्रव्यवाचक है तब तक तो वह द्रव्यवाचक में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण कर लेंगे वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको इतना तो ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर किसी भी चीज को हम लोग नाप या तौल सकते हैं तो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। सिर्फ आप अपने दिमाग में इतना ही याद रखिए, ज्यादा रखने पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं। ठीक है, तो असली रूप से आपका जो संज्ञा था यही था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है, वस्तुतः इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। कहने का मतलब हुआ कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों को अलग अलग न रख के, यानी कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अलग अलग न रख के यदि दोनों को हम लोग एक ही में रखें तो वह जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो यह कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। हम हाँ याद रखिएगा कि बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जैसे दो भेद मानने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को मिला करके जातिवाचक संज्ञा ही हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है जो शायद सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। देखिए, हम आपको 5 भेद बताए संज्ञा के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। यदि इन पांचों में से सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वह है भाववाचक संज्ञा।
ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है कि भाववाचक संज्ञा के बारे में ही पूछा जाए, तो इसलिए आप भाववाचक संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिएगा। इसके अलावा आप दूसरे का भी जानकारी यदि कम भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जो भाववाचक संज्ञा होता है वह प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला संज्ञा से, दूसरा विशेषण से, तीसरा सर्वनाम से, चौथा क्रियाओं से और पांचवा अव्यय शब्दों से। ठीक है, तो यही 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का रचना होता है। चलिए अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, लड़का यदि है, ठीक है, तो वह संज्ञा है। अमर हो गया, संज्ञा हो गया। पशु हो गया, संज्ञा हो गया। सज्जन हो गया, हिंदू हो गया, वृद्ध हो गया, सभी कुछ संज्ञा हो जाता है। यदि संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो देखिए, लड़का को यदि हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलेंगे तो लड़का का हो जाएगा लड़कपन। यदि अमर का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा अमरता। उसी प्रकार से पशु का बनाएंगे तो हो जाएगा पशुता। उसी प्रकार से सज्जन का बनाएंगे तो सज्जनता। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। यह सारे उदाहरण आप एप्लीकेशन में जा करके वहां से नोट्स के माध्यम से एक बार देख लीजिएगा, आपको चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया हुआ है कि विशेषण वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, क्रियाओं से हम लोग कैसे भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलेंगे। जैसे बोलना हो गया, बोलना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बोल हो जाएगा। खोदना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, खुदाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिसको आपको याद कर लेना है। और आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आपको यह सारे नोट्स एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिए। उसके अलावा देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम लोग कैसे बनाएंगे, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है नोट्स के लिए, और हम आशा करते हैं आपको संज्ञा के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो गया होगा। यदि आपसे संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इससे हट करके नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको इतना याद हो गया जितना हम आपको अभी वीडियो में बताए, तो समझिए संज्ञा आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अधिक पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।